प्यारे साथियों नमस्ते, स्वागत है आपका आज के इस वीडियो में। आई होप आप लोग बिल्कुल घर पे एकदम बढ़िया सेफ बैठे हो और अपनों का भी ध्यान रख रहे हो और अच्छे से पढ़ाई भी कर रहे हो। वो बात और है कि हमारे एग्जाम्स उस तरह से रेगुलरली नहीं हो रहे हैं जैसे कि हुआ करते थे आज तक के हमारे लाइफ में। अब ये सिचुएशन भी ऐसी है कि किसी ने नहीं सोची थी, तो कोई बात नहीं। हम उन लोगों में से हैं जो इससे सफल हो गुजरेंगे और फ्यूचर को और बेटर बनाएंगे। फिर वो भले हमारी सोसाइटी हो, हमारी फैमिली हो, हमारी कंट्री हो, या पूरा जो अर्थ है उसके लिए, और उसके लिए अपन एफर्ट्स डालेंगे। आप ही लोग फ्यूचर में आपसे उम्मीद है कि अच्छे साइंटिस्ट, अच्छे डॉक्टर्स और अच्छे जो हैं अच्छे लोग बनोगे जो सोसाइटी को वापस कुछ करेंगे। तो चलो आज फिर अपन आज की इस कथा के बाद, छोटी सी कथा के बाद, अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। अभी थोड़ा सा न्यूमेरिकल वाला फेज चल रहा है, लेकिन छोटा सा फेज है, निकल जाएगा। तो अभी हम लोग क्या ले रहे हैं, नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा रेजिस्टर्स इन पैरेलल। लास्ट लेक्चर में हमने क्या देखा था, रेजिस्टर्स इन सीरीज, थोड़े से क्वेश्चन भी करके देखे थे। सिमिलरली यहाँ पर हम फिर से क्या देखेंगे कि रेजिस्टर्स इन पैरेलल किस तरह से हम लोग जोड़ते हैं रेजिस्टर्स को, और जो है कि किस तरह से हम लोग वहाँ पर समझते हैं कि टोटल जो रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का वो कितना होगा, और उसको किस तरह से हम लोग डिराइव करते हैं फॉर्मूला को। तो देखो चलो, सबसे पहले हमारे पास है रेजिस्टर्स इन पैरेलल। टॉपिक अपना यहीं पर यही है। अब एक एक पॉइंट अपन लिखेंगे, डायग्राम को ड्रॉ भी करके देख लेंगे जो रिक्वायर्ड है हमें, और डिराइव करेंगे फॉर्मूला। कल वाला ही पैटर्न है, ईजी है, बहुत ज़्यादा मजा आने वाला है। तो यहाँ देखो, पहला पॉइंट है, लेट अस कंसिडर द अरेंजमेंट ऑफ 3 रेजिस्टर्स। 3 रेजिस्टर्स का अरेंजमेंट हमें कंसिडर करना है, जिनको कैसे जोड़ा है हमने, पैरेलल में जोड़ा है विद अ कॉम्बिनेशन ऑफ सेल्स और अ बैटरी एज शोन इन फिगर। तो फिगर है नहीं हमारे पास, फिगर हमें ही बनाना है दरअसल, और ऑब्वियस सी बात है एग्जाम में भी फिगर अगर हमें बोला जाता है तो बनाना खुद को ही पड़ेगा। तो 3 रेजिस्टर्स हैं इस तरह से, मान लो 1 2, ये 1, ये 2, ठीक है, और ये 3। ये 3 रेजिस्टर्स जुड़े हुए हैं, बैटरी से जुड़े हुए हैं। तो ये रही बैटरी, और बाकी तो चीजें अब होंगी इसमें, सेल, अमीटर, चलो जोड़ ही लेते हैं। फिर अब क्या ही करें अपन, अमीटर इसको मिटा करके यहाँ जोड़ लेते हैं अपन, ठीक है। की भी जोड़ लेते हैं, नहीं तो एग्जामिनर बोलेगा तुम सीधे तारों में हाथ लगा रहे हो, करंट आ जाएगा, की क्यों नहीं लगाई है। बोले अरे सर हम लोग ना चप्पल पहन के किए थे एक्सपेरिमेंट, रबड़ की चप्पल पहन करके किए थे, ऐसा बोल देना उनको फिर, ठीक है। हालांकि नहीं आता है तो अपन छोटा बैटरी लगा रहे हैं, ऐसा 2-4 वोल्ट 5 वोल्ट में कोई ऐसा नुकसान नहीं होता। जितना ज्यादा वोल्टेज होगा ना, तो हमारे लिए अगर ये सवाल पूछा जाए ना कि वोल्टेज खतरनाक है कि करंट खतरनाक है, तो इस पर एक, वैसे तो मैंने वीडियो बनाया था, लेकिन आप यूँ ध्यान रखो वोल्टेज ज़्यादा खतरनाक है। तो जितना ज़्यादा हाई वोल्टेज होगा ना, वो बहुत ज़्यादा खतरनाक है, समझ में आई। ज़्यादा करंट फिर भी इतनी खतरनाक नहीं, अगर वोल्टेज ज़्यादा नहीं होगा तो करंट बह नहीं पाएगी वैसे भी, अगर रेजिस्टेंस ज़्यादा है तो यहाँ देखो, इसको मान लो हम बोल देते हैं R1, इसको बोल देते हैं R2, इसको बोल देते हैं R3, पैरेलल में जोड़ दिया सबको। यहाँ पर हमने क्या किया, एक पोटेंशियल डिफरेंस नापने के लिए एक मशीन जोड़ दी इस तरह से। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस हम देखेंगे कि R1 के लिए भी वही है, R2 के लिए भी वही है, R3 के लिए भी वही है, और असल में ये पोटेंशियल डिफरेंस कहाँ से मिल रहा है, अपने को इसी बैटरी से मिल रहा है। मतलब ये मैंने आपको बताया था कि ये बिल्कुल इस तरह से है कि आप भली एक सेल ले लो, उससे एक तार लगा के बल्ब लगा दो, फिर उसी के टर्मिनल से दूसरा तार 2 लगा करके उससे एक और बल्ब लगा दो, तो ये उस तरह का कनेक्शन है। अब यहां होता क्या है, ध्यान से समझना, हुआ क्या यहाँ पे, ध्यान से देखो इसको। अगर हम बहुत साधारण भाषा में समझना चाहें, हमने क्या किया, मान लो हमारे पास में चार्ज की भरी हुई एक बकेट है, ये बकेट है और इसमें इलेक्ट्रॉन्स भरे हुए हैं, माइनस चार्ज इसमें भरा हुआ है। हमने ये पाइप में ये सारी बकेट डोल दी, तो यहाँ पे क्या आ गए, इलेक्ट्रॉन्स आ गए फ्लो करने के लिए इस पाइप में, सही बात है। अब हुआ क्या, जैसे जैसे ये आगे चला, ये चार्ज आगे चला, यहाँ से ये जो करंट है आगे फ्लो हुई, तो हुआ क्या, जब ये करंट यहाँ पहुंची ना, तो अब इसके पास क्या चॉइस हो गई कि 3 रास्ते हैं। R1 की तरफ भी जा सकते हैं, R2 की तरफ भी जा सकते हैं, R3 की तरफ भी जा सकते हैं। तो ये जो इलेक्ट्रॉन्स थे, इनों में से कुछ एक तो चले जाएंगे R1 की तरफ, कुछ एक चले जाते हैं R2 की तरफ, कुछ एक चले जाते हैं R3 की तरफ। आई बात समझ में, कुछ एक यहाँ चले जाएंगे, कुछ एक यहाँ चले जाएंगे, कुछ एक यहाँ चले जाएंगे। ये त्रिशूल बन गया अपना यहाँ पे। खैर ये जो ट्राइडेंट है, जो त्रिशूल है, इसको छोड़ो अभी,
बाकी हाँ इलेक्ट्रॉन्स अलग 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 हो जाएंगे। इससे क्या समझ में आया? तो इससे हमें यह समझ में आया कि इसमें जो करंट फ्लो होगी वो I1 होगी, इसमें जो करंट फ्लो होगी वो I2 होगी, और इसमें जो करंट फ्लो होगी मान लो वो क्या होगी, I3 होगी। और ये तीनों यहां आएंगी, I1 I2 I3 यहां आएंगी और यहां आके जुड़ जाएंगी वापस से, और यहां पे जब इस तार में से निकलेंगी तो ये वापस करंट क्या बन जाएगी, I बन जाएगी। मतलब I करंट पहले 3 टुकड़ों में टूट जाएगी। अब जितने भी होंगे रेजिस्टर्स, जितनी भी चीजें लगी हुई होंगी उतने टुकड़ों में बढ़ जाएगी, और फिर वो आगे जाके जब तार वापस जुड़ जाएंगे तो वापस सिंगल हो जाएगी। आप बोलोगे कि सर ठीक है आपकी बात समझ गए, लेकिन सर हमें ना एक बात समझ नहीं आई, फिर ये वोल्ट मीटर में भी तो आई चली जाएगी ना, फिर 4 टुकड़े कर देते हैं। तो मैंने देखो आपको पहले भी बताया, वोल्ट मीटर आइडली हम ऐसा मानते हैं कि ये ना वो नहीं लेता, करंट नहीं लेता। क्यों? क्योंकि इसका रेजिस्टेंस बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि ये खुद अगर करंट ले लेगा अपने अंदर तो ये सही डिफरेंस नहीं बता पाएगा, पोटेंशियल डिफरेंस। क्लियर हुई आपको ये वाली बात? तो इसलिए हम कह रहे हैं कि यहां पर 3 में डिवाइड हो जाएगी, बाकी जितने भी अप्लायंसेस होंगे उतने में डिवाइड हो जाएगी। अब यहां पर हम लोग चेक करने के लिए क्या कर सकते हैं, हम लोग यहां पर है ना एमीटर लगा सकते हैं। इधर लगाएंगे एक एमीटर इधर लगाएंगे, और एक एमीटर इधर लगा लेंगे। A1 A2 A3 इसको हम लोग नाम दे सकते हैं। ये बड़ा बद्धा सा दिख रहा है, लेकिन मिटाऊंगा तो फिर सब कुछ मिट जाएगा, क्योंकि वो एक साथ ही बनाया हुआ है। सही बात है। तो इस तरह से हम लोग बना सकते हैं। हमें देखने को मिलेगा कि इसकी रीडिंग कुछ और है, इसकी रीडिंग कुछ और है, इसकी रीडिंग कुछ और है। तीनों की रीडिंग को जब जोड़ेंगे तो वो इसकी रीडिंग के इक्वल होगा, इस एमीटर की रीडिंग के इक्वल होगा। क्यों? क्योंकि ये टोटल आई की बता रहा है, ये तीनों आई के जो तीनों टुकड़े हैं उनकी रीडिंग बता रहा है, आई में से ही बने हैं वो। क्लियर हुई आपको वाली बात? ये डायग्राम बना लेना अपनी कॉपी में, इसको A1 A2 A3 लिख देना और बाकी उसको A ही लिख देना। अब देखो आगे देखो, हम कह रहे हैं अच्छा हमने बना लिया डायग्राम, तो अब आगे कह रहे हैं इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द टोटल करंट I इज इक्वल टू द सम ऑफ द सेपरेट करंट्स। हम क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं इस सर्किट में कि जो टोटल करंट I है वो उसी के जो सेपरेट करंट्स हैं जो हर एक ब्रांच में से बह रही हैं उसके सम के इक्वल है। तो इसीलिए हम लोग ये चीज लिख भी देते हैं यहां पर, क्या I इज इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3। इसको हम बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 1। यहां तक कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए आपको, कोई दिक्कत परेशानी कुछ नहीं होना चाहिए। इसको मैं मिटा देता हूं यहां से। आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग इसको इक्वेशन नंबर 1 बोल दिया है हमने। अब आगे देखो क्या दे रखा है हमें, ऑन अप्लाइंग ओम्स लॉ टू ईच रेजिस्टर्स वी हैव। तो क्या कह रहे हैं, ये जो है हमारे पास में 3 रेजिस्टर्स हैं, तो अब हम क्या कर सकते हैं, तीनों पर अलग अलग ओम्स लॉ अप्लाई कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा इसको आपको और क्लियर करके समझाता हूं। यूं समझो आप एक बार के लिए कि है ना, ये हमारी बैटरी है या ये हमारा सेल है, मान लो जिससे जोड़ा है हमने, ये इसका प्लस टर्मिनल है, ये इसका माइनस टर्मिनल है प्लस। अब हो रखा क्या है यहां पर कि एक रेजिस्टर को मान लो हमने यूं जोड़ रखा है, ये R1 है मान लो। एक रेजिस्टर को हमने यूं जोड़ रखा है, ये R2 है। अच्छा मैंने वो डिजाइन तो पूरी बनाई नहीं प्रॉपर इसकी रजिस्टर वाली, वो भी बना देते हैं। यूं करके यूं जोड़ रखा है, ये R2 है, और एक और को मान लो हमने यूं जोड़ रखा है। ये फिर नहीं बनाई मैंने डिजाइन, क्या करें यार अभी, ऐसे लो चलो। ये क्या है आपका R3। तो अब कहने का मतलब ये है कि R1 अलग के लिए, V तो इन तीनों के लिए सेम है। पहली बात, V मान लो V है ना, तो V इसके लिए भी V है, V इसके लिए भी V है, V इसके लिए भी V है। I तीनों के लिए अलग होगा। अच्छा तीनों के लिए I अलग क्यों होगा? क्योंकि तीनों का रेजिस्टेंस अलग है। जिसका रेजिस्टेंस ज्यादा होगा उसका करंट कम हो जाएगा, सिंपल सी बात है। तो हम यहां पर तीनों के लिए अलग अलग क्या लगा सकते हैं, ओम्स लॉ लगा करके देख सकते हैं, तीनों केसेस के लिए अलग अलग। पिछले वाले में वो बनाने का तरीका अलग है, स्टैंडर्ड, इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं। तो देखो कैसे बनाएंगे, हम यहाँ लिख रहे हैं कि जो तीनों के लिए लगा रहे हैं हम लोग, तो हमारे को क्या देखने को मिल रहा है, अगर हम देखें I1 की बात करें हम लोग, तो ओम्स लॉ से V इक्वल्स टू IR होता है। I क्या हो जाएगा, V/R हो जाएगा। V तो सबके लिए सेम है, R अलग है। करंट की बात चल रही है यहाँ पे, देखना भाई, देखो जब हम सीरीज के लिए पढ़ रहे थे, ध्यान दो इधर, जब हम सीरीज के लिए पढ़ रहे थे तो सेम क्या था, करंट सेम थी। अब जब हम लोग पैरेलल के लिए पढ़ रहे हैं तो सेम क्या है, वोल्टेज सेम है। तो सेम वाले की बात नहीं करनी अपने को बात करनी है जो चीज अलग है। यहां क्या अलग है, करंट, तो हम करंट निकालेंगे।
वहां क्या अलग था, पोटेंशियल डिफरेंस, तो हम पोटेंशियल डिफरेंस निकाल रहे थे। तो I1 बराबर क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R1, इसको हम लोग इक्वेशन नंबर 2 कह सकते हैं। और यहां 3 को एक साथ लिख के भी कह सकते हैं, कैसे भी कह सकते हैं, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड हम देखते हैं इसके बाद में I2 जो है स्टूडेंट्स, वो क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R2, ये क्या हो जाएगा, इक्वेशन नंबर 3 हो जाएगा। और I3 हमारे पास में क्या हो जाएगा, V डिवाइडेड बाय R3, ये हो जाएगा इक्वेशन नंबर 4। अब बोलो इसमें कोई दिक्कत है क्या, होनी नहीं चाहिए, देखो कोई दिक्कत, बहुत सिंपल बात बोली अपन ने यहाँ पे। देखना अब इसको हम क्या कह सकते हैं कि इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 और 4 को अगर हम मिला दें तो क्या देखने को मिलता है अपने को। यहाँ देख लो भली आप पिछले पेज पर, यहाँ है हमारे पास में I इक्वल्स टू I1 प्लस I2 प्लस I3, मतलब यहाँ इसकी वैल्यू रख दो, यहाँ I2 की वैल्यू रख दो, यहाँ I3 की वैल्यू रख दो, तो देखो क्या देखने को मिलता है अपने को, फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, 2, 3 एंड 4 हमें क्या मिल रहा है, I इज इक्वल्स टू I1 की जगह V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3, इसको हम लोग बोल देते हैं इक्वेशन नंबर 5। आप सोचोगे कि सर क्या हो रहा है, अरे हम बस ये जानना चाह रहे हैं जो पूरा सर्किट है ना, उस पूरे सर्किट का अगर हमें एक नंबर बोल करके बताना हो कि इसका रेजिस्टेंस कितना है तो कितना बताएंगे। क्लियर हुई, उसी के लिए सारी मशक्कत कर रहे हैं। तो देखो यहां पर लेट Rp बी द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेजिस्टर्स। अभी हमने जो कॉम्बिनेशन देखा, सर्किट देखा, उसमें 3 रेजिस्टर्स जुड़े हुए। अब हम कह रहे हैं एक काम करो, एक बार आप यूं मान लो, एक हमारे पास में सर्किट है, क्या, एक सर्किट है, उसमें एक रेजिस्टेंस है, एक, उसमें वही बैटरी है जो हमने अभी जो सर्किट पढ़ा था उसमें देखी थी, और उसमें भी हमने एमीटर सेम लगा रखा है। और अगर हम ध्यान दें तो हमारे पास वोल्टेज V है, यहाँ पर R जो है रेजिस्टेंस, ये अकेला रेजिस्टेंस उन तीनों रेजिस्टेंस के जो अभी हमने देखे थे सर्किट में उनके इक्विवेलेंट है, ऐसा मान लो। मतलब इसमें से भी करंट का अमाउंट I ही फ्लो हो रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस V ही है, तो इसका जो R है वो हम मान रहे हैं कि जो हमारे तीनों R हैं उनके इक्विवेलेंट है, बराबर है। मतलब सर्किट दोनों सेम है, जबकि यहाँ एक है, वहां 3 जुड़े हुए हैं अलग अलग पैरेलल में, यहाँ एक ही है। तो क्योंकि करंट सेम है, क्योंकि वोल्टेज सेम है, तो हमको रेजिस्टेंस भी फिर इक्वल मानना पड़ेगा दोनों का। सही बात है। और जब हम लोग इस सर्किट पर क्या करते हैं, ओम्स लॉ अप्लाई करते हैं, इस वाले सर्किट पर इक्विवेलेंट सर्किट कह सकते हो इसको आप, और इसको हम लोग बोल सकते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या बोल सकते हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। वैसे इसको RP लिखते हैं यहाँ पे, क्यों लिखते हैं, क्योंकि हम पैरेलल की बात कर रहे हैं, सीरीज की करते हैं तो RS लिख देते हैं। तो लगाएंगे जब हम लोग यहाँ पर ओम्स लॉ, तो क्या देखने को मिलेगा, V इज इक्वल्स टू I RP। क्या देखने को मिलता है, I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय RP। इक्वेशन नंबर कितनी हो जाएगी, आई गेस 6 हो जाएगी ये, इक्वेशन नंबर 6। अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 5 एंड 6, देखना इस इक्वेशन 5 में I की वैल्यू नहीं है हमारे पास में, लेकिन इक्वेशन 6 में हमारे पास में आप नोटिस करोगे तो I की वैल्यू है हमारे पास में। क्या है I की वैल्यू, V डिवाइडेड बाय RP। तो जब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या देखने को मिलेगा, V डिवाइडेड बाय R पैरेलल इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R1 प्लस V डिवाइडेड बाय R2 प्लस V डिवाइडेड बाय R3। बोलिए साहब, ये क्या है, इक्वेशन नंबर हमारी क्या हो जाएगी, मत दो अभी इसको, चलो कोई इक्वेशन का नाम, अभी केवल हम इसको सॉल्व करते हैं। तो हम क्या करेंगे, वापस से यहाँ पर कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेंगे, देखो यहां पर V डिवाइडेड बाय RP लिखा हुआ है इज इक्वल्स टू V, यहां पर कॉमन आ जाएगा, क्या बचेगा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। V से V कैंसिल हो जाएगा। तो देखो अब अपने पास में क्या बचेगा, नेक्स्ट पेज पे लिख लेते हैं, इसको पढ़ लेंगे अभी, यहां लिख लेते हैं पहले। क्या बचेगा हमारे पास में, 1/R इज इक्वल्स टू 1/RP बोलो, इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारे पास में फॉर्मूला आ गया।
और अगर n होंगे हमारे पास में, मतलब 5, 6, 7, 8, 10 कितने भी रेजिस्टर्स हो सकते हैं, तो ऐसे हो जाएगा 1/R4 प्लस 1/R5 प्लस 1/R6 प्लस डैश 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 1/Rn, जितने होंगे वो सब जुड़ जाएंगे। तो यहाँ क्या कह रहे हैं, हमने कंक्लूजन क्या निकाला, देखो यहाँ पे, नाउ वी मे कंक्लूड दैट द रेसिप्रोकल ऑफ द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, इसका उल्टा, रेसिप्रोकल का मतलब होता है उल्टा, ऑफ अ ग्रुप ऑफ रेजिस्टेंसेस ज्वाइंड इन पैरेलल, ये जो सारे हैं रेसिप्रोकल्स, ग्रुप ऑफ रेजिस्टर्स, उन सबका रेसिप्रोकल ज्वाइंड इन पैरेलल जो है इज इक्वल टू द सम ऑफ द रेसिप्रोकल्स ऑफ द इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस। जो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस का रेसिप्रोकल है वो किसके इक्वल है, जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस हैं उनके रेसिप्रोकल के सम के, मतलब 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। देखो सीधा सीधा फॉर्मूला नहीं है, मैंने आपको बोला था सीरीज में तो सिंपल आ गया R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 R3, यहां ऐसा नहीं है, चेंज हो गया, कुछ अलग ही मिला है फॉर्मूला। तो इसलिए मैंने आपको बोला था, वो उस वक्त तो आपको लग रहा होगा सर कौन सी बड़ी बात है, सबको जोड़ी तो क्या, अब यहां जुड़ा तो है लेकिन किस तरह से जुड़ा है, मैथमेटिक्स, ब्यूटीफुल, क्लियर हुई। तो ये फॉर्मूला है हमारे पास में पैरेलल के लिए। सीरीज के लिए कभी कोई बोले तो सीधा RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3 प्लस R4 जो भी है ऐड कर दो, यहां सीधा नहीं करना, यहां पहले उलट पुलट करना है फिर ऐड करना है। अच्छा, इसका मैं अगर आपको प्रैक्टिकल एप्लीकेशन बताऊं, चलो प्रैक्टिकल मैं आपको बताऊंगा, लेकिन पहले एक दो क्वेश्चंस करते हैं फिर, ठीक है, आ जाओ तो फिर देखते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12.8, पहले थोड़ा सा प्रैक्टिकल से आइडिया लगेगा, फिर मैं आपको प्रैक्टिकल थोड़ा सा इसका एप्लीकेशन बता दूंगा। इन द सर्किट डायग्राम गिवन इन फिगर 12.10, ये बुक का दे रखा है फिगर, सपोज द रेजिस्टर्स R1 R2 एंड R3 हैव द वैल्यूज, R1 5 ओम है, R2 10 ओम है, R3 30 ओम्स है रेस्पेक्टिवली, विच हैव बीन कनेक्टेड टू अ बैटरी ऑफ 12 वोल्ट। ये 12 वोल्ट की बैटरी से कनेक्टेड है, इस बैटरी को 12 वोल्ट बोल दिया, R1 R2 R3 को कोई वैल्यू दे दी, बस इतनी सी बात की है। तो हमें तीन चीजें पूछी है, पहली पूछी द करंट थ्रू ईच रेजिस्टर कितनी है, हर एक रेजिस्टेंस में से करंट कितनी जा रही है, कैसे बताएंगे, देखो यहां से मान लो I1 जाएगी, यहां से मान लो I2 जाएगी, और यहां से मान लो I3 जाएगी, ठीक है, ये चीज अपन ने यहां पर जोड़ करके बता दी। अब होगा क्या कि वोल्टेज अगर हम देखेंगे ना तो तीनों रेजिस्टर्स के लिए सेम है, क्योंकि ये पैरेलल में जुड़े हुए हैं, V तीनों के लिए सेम है, और V वो कितना दे रखा है हमें, 12 वोल्ट दिया है इस क्वेश्चन में, 12। तो इसके लिए भी 12 है, इसके लिए भी 12 है, इसके लिए भी 12 है, R हमें अलग अलग दे रखा है, 5 ओम, 10 ओम और 30 ओम। तो तीनों में हमें अलग अलग सेपरेटली क्या लगाना है, ओम्स लॉ लगाना है, और हमारा काम हो जाएगा। तो देखो ए वाला करके देखते हैं पहले अपन, तो यहाँ लिख रहा हूं मैं सॉल्यूशन। तो हमें पता है एज वी नो कि भाई हमें निकालना क्या है, कि हमें बोला है कि करंट थ्रू I निकालना है, तो फ्रॉम ओम्स लॉ वी नो व्हाट, I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R। तो यहाँ पर हम देखेंगे पहले वाले केस के लिए देख लेंगे भली कि भैया I1 जो है वो कितना है, V है हमारे पास में 12 वोल्ट, और R हमारे पास में कितना है, 5 ओम्स है। तो 5 का डिवाइड दोगे 12 में तो कितना आएगा हमारे पास में, 2.4 एम्पियर, डिवाइड चला जाएगा, 5 2 10, 2 बचेगा, 0 लगेगा, 0.4 हमारे पास में आ जाएगा। सेकंड इसका पार्ट अगर आप देखोगे ना तो बहुत इजी है, I2 इज इक्वल्स टू क्या होगा कि सेकंड वाले रेजिस्टेंस में, इसमें ध्यान दो, इसका वैल्यू कितना है 10 ओम, R2 का वोल्टेज कितना है 12 वोल्ट, I निकालना है। तो क्या होगा हमारे पास में 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय व्हाट, 10 ओम्स, डिवाइड चला जाएगा 10 का तो सीधा ही 1.2 बच जाएगा ना, पॉइंट लग जाएगा, 0 हट जाएगा। और सिमिलरली तीसरे वाले केस के लिए हम क्या करेंगे, देखो we'll say I3 here is equals to what, 12 वोल्ट डिवाइडेड बाय 10 की जगह क्या है इस बार 30 ओम्स है, तो क्या आएगा हमारे पास में, डिवाइड देंगे अपन तो 3 4 टाइम्स तो होता है 12, 10 टाइम्स होता है हमारे पास में 30, तो अब डिवाइड दोगे तो क्या आएगा 0.4 एम्पियर्स। ये हमारा आंसर आ गया, एक वाला तो हो गया हमारा। अब भी करेंगे अगले पेज पे। तो पहले यहाँ एक लॉजिक समझो, देखो यहाँ ध्यान देना, ये बात बहुत क्लियर है। जैसे जैसे रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ेगी करंट की वैल्यू कम हो जाएगी, क्योंकि वोल्टेज तो फिक्स है, वोल्टेज का तो तीनों के लिए सेम है। तो देखो यहाँ जब हमारे पास में रेजिस्टर कितना था 5 ओम था तो करंट 2.4 एम्पियर थी, रेजिस्टेंस डबल हो गया 10 ओम हो गया तो करंट कितनी हो गई 1.2, आधी हो गई।
V सेम है दोनों में 12 वोल्ट। फिर देखोगे आप यहाँ पे कि जब हमने क्या किया, रजिस्टर को हमारे 30 ओम लिया और वोल्टेज तो उतना ही था, तो करंट एकदम से बिल्कुल 0.4 एम्पियर हो गई, बहुत कम हो गई। तो ये मतलब हमें समझ आ रही है ये चीज कि अरे हाँ ये तो कम हो गई, जो हम पढ़ रहे हैं वो मैथ में साबित हो रही है। ये मैथमेटिक्स की ब्यूटी है। तो बढ़ सकते हैं हम अपन नेक्स्ट पेज पे। सेकंड में अपने को पूछा द टोटल करंट इन द सर्किट। अच्छा, टोटल करंट कैसे निकालेंगे? तो ये तो बल्कि ज्यादा आसान है भाई। टोटल करंट साफ साफ दिख रहा है, I1 + I2 + I3 कर दो, आपके पास में टोटल करंट आ जाएगी, I आ जाएगी। तो ये तो बहुत ज्यादा आसान है। तो इसको तो हम यहीं के यहीं कर सकते हैं, इतनी जगह में। बी अगर हम देखेंगे, टोटल करंट I क्या है, तीनों को जोड़ना है, I1 + I2 + I3। क्या है वैल्यू? तीनों की वैल्यू है 2.4, 1.2 और 0.4। देखो तो हम लोग यहां लिखते हैं, तो बी को ही कंटिन्यू कर रहे हैं अपन। यहाँ पे क्या होगा, I = I1 तो है हमारे पास में कितना, 2.4 एम्पियर प्लस 1.2 एम्पियर और प्लस था अपना 0.4 एम्पियर। तो इसको टोटल जब अपन करेंगे तो क्या आएगा अपने पास में, 2.4 और 1.2 कितना होता है, तो बोला 6 हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा, ये हो जाएगा 3.6 प्लस 0.4 और इसको जब ऐड करेंगे तो क्या आएगा हमारे पास में 0.4, ये 4.0 एम्पियर हो जाएगा हमारे पास में, ये आंसर आ जाएगा। सिंपल है कि नहीं बोलो? तो थर्ड बोल रहा है अपन को द टोटल सर्किट रेजिस्टेंस, पूरा सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा। अच्छा, टोटल रेजिस्टेंस कैसे निकालोगे, पैरेलल में है। अभी भी आज ही फॉर्मूला सीखा अपन ने, क्या 1/R1 + 1/R2 + 1/R3 हो गया टोटल रेजिस्टेंस। तो देखो चलो 1/R कितना है, R1 है 5, R2 है 10 और 30, 5 10 35 10 30 लिखो। देखो C क्या होगा, टोटल रेजिस्टेंस क्या होगा, RP बोलेंगे अपन यहाँ पे, R1 + 1/R2 + 1/R3। 1/RP will be equal to 1/5 + 1/10 + 1/30। सॉल्व करो, देखो 1/RP will be equal to what, एलसीएम लोगे 30 आएगा, 5 6 टाइम्स आएगा, डिवाइड 10 का 3 टाइम्स आएगा, 30 का 1 टाइम्स आएगा। क्या बचेगा यहाँ पर बोलो? देखो जल्दी लगे तो वीडियो रोक सकते हो, कोई मना नहीं है। 10 डिवाइडेड बाय 30, 0 से 0 कैंसिल, 1/3, इसको जब डिवाइड दोगे तो RP विल बी इक्वल टू व्हाट, 3 वॉट, 3 ओम्स। अब एक मस्त चीज यही मेरे को बस बतानी थी आपको, यहाँ पे इस सर्किट में तीनों रेजिस्टेंसेस क्या थे, एक था 5 ओम्स, दूसरा था हमारे पास में 10 ओम्स, तीसरा था हमारे पास में 30 ओम्स। अब समझना, अगर यही तीनों रेजिस्टर्स मान लो एक बार के लिए सीरीज में जुड़े हुए होते हैं इस तरह से, ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहा हूं मैं आप लोगों को, पूरा ध्यान इधर। अगर ये तीनों सीरीज में होते तो टोटल रेजिस्टेंस हमारा कितना आया होता, 5 + 10 + 30, दैट वुड हैव बीन इक्वल टू 45 ओम्स। मतलब यहां क्या देखने को मिल रहा है कि जो हमारा टोटल रेजिस्टेंस है पूरे सर्किट का, वो इन तीनों जो इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस है उसमें जो सबसे बड़ा है उससे भी बड़ा है। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि 45 हेयर या जो कि किसके इक्वल है, RS के इक्वल है, वो बड़ा है किससे, 30 ओम से, जो कि इन तीनों में सबसे बड़ा है, उससे भी बड़ा है। जो टोटल रेजिस्टेंस होगा वो सारे इंडिविजुअल रेजिस्टेंसेस से बड़ा होगा जब हम सीरीज में कनेक्शन करते हैं तो। लेकिन जब हम कैसा कर रहे हैं, कनेक्शन पैरेलल में कर रहे हैं। कैसे है कनेक्शन, पैरेलल में है। जब हम आरपी की बात कर रहे हैं पैरेलल में बोले तो ऐसा है कनेक्शन, इस तरह से। तो हमें क्या देखने को मिल रहा है, हमारा जो रिजल्ट हमें मिल रहा है वो बहुत ज्यादा अलग है, बहुत ज्यादा ड्रेस्टिक चेंज है। आरपी की वैल्यू हमें कितनी मिल रही है, केवल और केवल 3 ओम्स। मतलब जो टोटल रेजिस्टेंस है, यहां ध्यान दो, ये टोटल रेजिस्टेंस यहां देखोगे आप लोग, हैरानी होगी आप लोगों को, ये सबसे छोटे रेजिस्टेंस से भी छोटा है। इन तीनों में सबसे छोटा कौन सा है, 5, और ये रेजिस्टेंस 5 से भी छोटा है। बोलो, है इंटरेस्टिंग? दिस इज व्हाट मैथमेटिक्स फिजिक्स इज, कि जब हम सारे सर्किट में पैरेलल में जोड़ते हैं रेजिस्टर्स, तो पूरे सर्किट का जो ओवरऑल रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी उसकी वैल्यू छोटी आती है। जो इफेक्टिव रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। ये एक एडवांटेज है कि हमें चीजों को
पैरेलल में जोड़ना होता है, सीरीज में नहीं जोड़ना होता। इसके अलावा एक और एडवांटेज भी है जो कि बहुत बड़ा एडवांटेज है, समझना। अगर मान लो ये एक बल्ब जुड़ा हुआ है यहाँ पे, एक मान लो यहाँ पे कोई पंखा जुड़ा हुआ है, मान लो इस जगह पे, यहाँ पे मान लो कोई रेफ्रिजरेटर जोड़ रखा है अपन ने। अगर मान लो ये बल्ब खराब हो गया तो ये तो चलता रहेगा क्योंकि ये वाला सर्किट बंद होगा ना। लेकिन यहाँ पे अगर मान लो ये बल्ब है, ये पंखा और ये रेफ्रिजरेटर, और मान लो बल्ब खराब हो गया तो कनेक्शन यही खराब हो गया, अब आगे करंट ही नहीं जाएगी, कुछ भी नहीं चलेगा। एक चीज अगर खराब हो गई तो सब बंद। यहां ऐसा नहीं होता। तो हमारे घर में कैसा कनेक्शन होता है? पैरेलल होता है। आई समझ में? है सिंपल। थोड़ा सा देखो टाइम तो आप लोगों को देना पड़ेगा, थोड़े एफर्ट्स आप लोगों को अपनी तरफ से लगाने पड़ेंगे, ये आप मान करके चलो। देयर इज नो शॉर्टकट। जो मेहनत अपन को करनी है वो करनी ही है, कोई शॉर्टकट नहीं है यहां पर। देखो फिर आगे देखो, ये हो गया। अब हमारे पास में नेक्स्ट एग्जांपल है 12.9। क्या बोला है क्वेश्चन में देखते हैं। ये बुक का ही डायग्राम दे रखा है। फिगर 12 पॉइंट इसको 1-2 बोला है, ठीक है साहब। R1 हमें 10 ओम दिया है, R2 हमें 40 दिया है, R3 हमें 30 दिया है, R4 हमें 20 दिया है और R5 हमें कितना दिया है? 60 ओम्स दिया है। और इन सबको 12 वोल्ट बैटरी से जोड़ा गया है इस अरेंजमेंट में, इस कनेक्शन में। हमसे पूछा है द टोटल रेजिस्टेंस इन द सर्किट एंड द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट। टोटल करंट बताओ आई कितना है, टोटल रेजिस्टेंस इस सर्किट का बताओ कितना है। तो ये सर्किट थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, ये सिंपल नहीं है। ऐसा नहीं है कि केवल इसमें सीरीज में जुड़ा हुआ है कुछ है, केवल पैरेलल में जुड़ा हुआ है। आप बोलोगे सर सीरीज में तो जुड़ा हुआ ही कहाँ है? नहीं है, जुड़ा हुआ है सीरीज में, समझो इस बात को। तो हमें ऐसे केस में क्या करना पड़ता है? अलग अलग सॉल्व करके नया सर्किट बना के देखना होता है। मतलब पहले हम क्या करेंगे, पहले हम इस इतने से हिस्से को सॉल्व करेंगे और इसको अलग से सॉल्व करेंगे और फिर एक नया सर्किट ड्रॉ करेंगे और फिर उसको सॉल्व करेंगे। तो देखो कैसे। पहले हम लोग कह रहे हैं यहां पर कि मान लो हम लोग ए सॉल्व कर रहे हैं। यहां पर ए में हम कह रहे हैं कि सबसे पहले मान लो है ना, हम लोग ये जो हमारा कॉम्बिनेशन है इसको हम लोग R डैश रेजिस्टेंस मान लेते हैं। तो R इसको हम लोग बोल देते हैं 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2। और मान लिया है हमने। एग्जाम में क्या मैटर करता है वो हमारी अंडरस्टैंडिंग करती है, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं पहले एक बार अपन। तो हमें देखने को मिलेगा 1/R डैश इज इक्वल्स टू 1/R1 इज व्हाट 10 ओम्स प्लस R2 इज व्हाट 40 ओम्स। तो इसको देखेंगे तो क्या बनेगा हमारे पास में 1/R डैश इज इक्वल्स टू 10 और 40 है। तो ये 40 LCM हो जाएगा, 10 का भाग इसमें डिवाइड है 4 टाइम्स जाएगा, प्लस 1 का 40 का तो 1 बार ही जाएगा, तो 1 का 1। तो हमें क्या देखने को मिलेगा 5 डिवाइडेड बाय 40। अब इसको रेसिप्रोकल हमें करना पड़ेगा। तो R डैश की वैल्यू हमारे पास में कितनी आएगी 40 डिवाइडेड बाय 5, जो कि कितनी होगी 8 ओम्स। R की वैल्यू आ गई। तो मतलब इन दोनों की जगह पर अगर हम एक रेजिस्टेंस बना दें और उसकी वैल्यू कितनी लिख दें, हम लोग लिख दें 8 ओम्स, तो वो बराबर है। अभी बनाएंगे चलो। और नीचे वाले को अब हम लोग एक काम करते हैं ना, डबल डैश मान लेते हैं। एंड आई से 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू व्हाट 1/R3 प्लस 1/R4 प्लस 1/R5। क्या देखने को मिल रहा है यहां पर, ध्यान दो। 1/R3, अच्छा ये R5 लिखना था, मैंने केवल 5 लिख दिया, इसको सही कर देते हैं। लो जी, तो इसको लिखेंगे R3 है 30, 1/30 प्लस 1/20 प्लस 1/60। ये हमने यहां लिख दिया है। अब नेक्स्ट, तो फिर नेक्स्ट पेज पर ही करके देखते हैं इसके आगे का कंटिन्यू। तो क्या है 30, 20, 60, क्या है हमारे पास में 30, 20, 60। तो ये हो जाएगा 1/R डबल डैश इज इक्वल्स टू 30, 1/30, 1/40 प्लस 1/60। सही बात है, एक बार क्रॉस चेक कर लो भले आप। तो हमारे पास 30, 20, 60, अच्छा मैंने गलती से 40 लिख दिया, तो इट्स 20 नॉट 40, इट्स 20, 30, 20, 60। सॉल्व करते हैं देखो इसको। तो ये क्या आएगा हमारे पास में, एलसीएम तो 60 आएगा, यहाँ पर 2 आएगा, यहाँ पर 3 आएगा और यहाँ पर 1 आएगा। तो ये 4 और 2 6 हो जाएगा
और नीचे 60 रहेगा। रेसिप्रोकल जब अपन इसको करेंगे तो R डबल डैश की वैल्यू हमें कितनी मिलने वाली है, ये तो वैसे डिवाइड अगर आप दे दोगे तो कितना बचेगा 10, उल्टा कर देंगे ना तो ये 10 ओम्स हमारे पास में वो रेजिस्टेंस आ जाएगा। अब समझना पिछले वाले डायग्राम को अगर अपन वापस बनाना चाहें तो जो ऊपर रेजिस्टेंस 2 लगे हुए थे उनकी जगह पर हम केवल एक बनाएंगे और वो कौन सा है R डैश, कितना आया था 8 ओम। और बाकी चीजें देख लेते हैं कहां कहां पर एक बार जुड़ी हुई है पिछले वाले डायग्राम में। यहीं पर बैटरी है, फिर की है और फिर नीचे वाला सर्किट है। तो यहां पर मान लो हमारे पास में बैटरी जुड़ी हुई है इस तरह से, यहां की जुड़ी हुई है और यहां पर 3 रेजिस्टेंसेस जुड़े हुए थे, उन 3 की जगह अब मैं केवल एक बना रहा हूं और वो एक कितना है R डबल डैश है और उसकी वैल्यू कितनी है 10 ओम्स है। और बाकी भी देख लो, अगर इस डायग्राम में कुछ और भी हमें दे रखा हो तो यहां पर कुछ नहीं, एमीटर जोड़ा है और अपना काम हो गया। तो यहां पर बस एक एमीटर को जोड़ना है, ये पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल और यूं जोड़ देना है बस। तो वो डायग्राम पीछे वाला और ये डायग्राम में कोई फर्क नहीं है, शक्ल में बस फर्क है, वैल्यू सेम है, संस्कार सेम है, बाहर से दिखने में अलग अलग है। अभी देखो ये वाला रेजिस्टेंस और ये वाला रेजिस्टेंस कैसे जुड़ा हुआ है, ये पैरेलल में नहीं है, ध्यान देना आप इस बात को, ये पैरेलल में नहीं है। देखो करंट सेम है ना अगर, तो पैरेलल में नहीं है। यहां से करंट ने आई ने चलना शुरू किया चली 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 चली, देखो चली 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 और यहाँ पे आई 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 सेम करंट बह रही है और ये बैटरी तक। 2 में डिवाइड नहीं हुआ ना, इसको देख के बच्चे दिमाग कर तो सर पैरेलल आमने सामने, अरे नहीं यार समझो, पैरेलल में 2 तार अलग से दिखेंगे आपको, अलग से निकलते हुए, यहां सेम में चल रहा है भाई, तो ये सीरीज में ही है। तो नाउ विल से RT टोटल रेजिस्टेंस कितना है हमारे पास में, इज R डैश प्लस R डबल डैश। क्या आएगा हमारे पास में आंसर, RT इज इक्वल्स टू डैश तो था हमारा 8 ओम्स प्लस ये था 10 ओम्स है, तो कितना आ जाएगा हमारे पास में 18 ओम्स जो है RT आ जाएगा। कोई डाउट है क्या, बोलो इसमें। अब हमें इस क्वेश्चन में और क्या बोला है, हमें इस क्वेश्चन में बोला था कि टोटल रेजिस्टेंस निकालो। देख लेते हैं अपन एक बार के लिए कि टोटल रेजिस्टेंस कितना है सर्किट का, हमने बता दिया 18 ओम्स है टोटल रेजिस्टेंस। द टोटल करंट फ्लोइंग इन द सर्किट, इस पूरे सर्किट में करंट कितनी फ्लो कर रही है टोटल, वो हमें अब बताना है। तो कैसे बताएंगे, तो हमें पोटेंशियल डिफरेंस दे रखा है कि जो बैटरी लगा रखी है अपन ने वो कितने वोल्ट की है, 12 वोल्ट की है, और हमें अभी अभी क्या टोटल रेजिस्टेंस पता चली गया, तो टोटल R भी है, टोटल V भी है, I ही तो निकालना है। तो करंट थ्रू द रेजिस्टेंस निकाल लेते हैं अभी इसको में, फ्लोइंग इस पूरे सर्किट में कितनी करंट फ्लो कर रही है। तो देखो यहां पर क्या होगा, अब हमारे पास में यहां पर टोटल जो है करंट, तो कैसे निकालेंगे, मैं यहां निकाल देता हूं। हेयर ये B पार्ट कर रहे हैं इसका अपन, वी नो कि V हमें गिवन है 12 वोल्ट और RT टोटल हमारे पास में कितना है 18 ओम्स। अब हम लोग क्या निकाल रहे हैं, फ्रॉम ओम्स लॉ हम लोग लिख देंगे V इज इक्वल्स टू IR, ब्रैकेट में आप लोग लिख देना फ्रॉम ओम्स लॉ, ठीक है, ये आप लोग लिख देना। फिर लिखेंगे 10 या देयरफॉर V इज इक्वल्स टू, या हमें करंट की बात करनी है तो I इज इक्वल्स टू V डिवाइडेड बाय R, विच विल इम्प्लाई I इज इक्वल्स टू V कितना है हमारे पास में 12 वोल्ट्स डिवाइडेड बाय R हमारे पास में कितना है 18 ओम्स। डिवाइड देंगे जब हम तो इधर तो रहेगा 6 2 टाइम्स 12 और ये 6 3 टाइम्स 18 होगा, तो 2/3, और 2/3 को जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो हमारे पास में क्या आता है 0.666666 या 0.67, इसको लोग राउंड ऑफ करके लिख देते हैं, मैं भी लिख देता हूँ 0.67 वॉट एम्पियर्स हमारे पास में करंट आ जाएगी इसमें से, जो होकर के बह रही है लगभग अप्रोक्सीमेटली। तो ये हमारा आंसर रहेगा। बताओ, तो ये आपको समझ में आ गया होगा आई होप। अब अपन लोग जो है आगे बढ़ सकते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को देख सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, थोड़े से ही और लेंगे, ज्यादा टेंशन नहीं। अभी देखो पेज नंबर 216 के क्वेश्चंस पर आ गए अपन। क्या बोल रहा है क्वेश्चन, देखना, थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये वाला। वैसे पेज नंबर 216 ही है या कोई और है, मैं एक बार देख लूं, 16 ही है, चलो देख लेना आप, है ना, पेज नंबर कंफर्म कर लेना बुक में, एनसीईआरटी में क्या क्वेश्चन कह रहा है। जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस व्हेन द फॉलोइंग आर कनेक्टेड इन पैरेलल। 2 केसेस दे रखे हैं, ए अलग दे रखा है, बी अलग दे रखा है, इसमें ना अलग अलग रजिस्टर्स जुड़े हुए हैं। समझना इसमें हमें बोला क्या है, क्वेश्चन में हमें बोला है
जज द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, हमें ये नहीं बोला है कि कैलकुलेट द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। यही बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग बात है यहां पर, केवल हमारे एनालिसिस बताना है, यहां पे एनालाइज करना है उसको क्वेश्चन को। तो अगर हम ए की बात करें कि ये देखो कैसे कनेक्टेड है ये वाले रेजिस्टर्स, यहां पे हम देखें तो एक तो ये मान लो ये 1 ओम का रेजिस्टेंस है, ये कैसे कनेक्टेड है इस तरह से, और सामने मान लो इसके एक बड़ा रेजिस्टर कनेक्टेड है। वैसे बड़े क्या, साइज में तो सारे सेम ही होते हैं, मैं तो यूं ही आपको दिखाने के लिए, ये मान लो 10⁻⁶ ओम्स है। अच्छा, हम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस अगर मान लो कैलकुलेट करने की बात करें यहां पर, तो क्या होगा 1/1 प्लस 1/10⁻⁶ होगा। तो हम इसको क्या लिखेंगे, 1/RP इज इक्वल्स टू, एलसीएम कितना आएगा, 10⁻⁶ आएगा। तो ये 1 2 3 4 5 6, और इसको जब आप मल्टीप्लाई करोगे तो यहां पर भी यही आएगा 6 + 1, व्हाट विल दिस गिव टू यू, ये हमें दे देगा RP की वैल्यू हमें मिलेगी 1 2 3 4 5 6, और नीचे 1 2 3 4 5 6, ये मतलब मैंने रेसिप्रोकल भी कर दिया है। अब जब आप इसको डिवाइड में दोगे तो क्या आएगा, बोलो, तो आपको देखने को मिलेगा 0.999 समथिंग। मतलब कहने का मतलब क्या है कि पैरेलल में हमने समझा था कि जो सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस होता है वो रेजिस्टेंस सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होता है, या सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी छोटा होता है। बोलो, समझे आप इस बात को, कि जो रेजिस्टेंस है वो सबसे छोटे वाले रेजिस्टेंस से भी कम होगा, मतलब 1 से भी छोटा होगा। तो हम यहां पर डायरेक्टली कह सकते थे जो टोटल रेजिस्टेंस होगा दैट विल बी लेस देन 1 ओम। ये कंक्लूजन था हमारा, हमें ये डिवाइड देने की जरूरत नहीं थी इसके लिए। सिमिलरली ये सेकंड वाले पार्ट में भी आप कहोगे ना, तो देखोगे तो बी में आप देखो हमें क्या जोड़ करके दिया है, 1/RP की अगर हम यहां पर भी बात करें तो ये है 1/1 प्लस 1/10⁻³ प्लस 1/10⁻⁶। इसमें भी कुछ ऐसी ही कैलकुलेशन होगी जिसको आप चाहो तो अपने आप से कर सकते हो, लेकिन कंक्लूजन यहां जो जजमेंट है ना हमारा, जो हमें जजमेंट के लिए कहा गया है वो क्या है, दैट द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द एंटायर सर्किट विल बी लेस देन 1। मतलब यहां पर भी जो आंसर है हमारा वो 0.999 कुछ आएगा। दिस इज आवर कंक्लूजन। क्वेश्चन करना ही नहीं था, कैलकुलेट करना ही नहीं है। आप देखोगे ना काफी सारी जो आंसर शीट्स हैं, बुक्स जो हैं, जो गाइड्स हैं, रेफरेंसेस हैं, उनमें कैलकुलेट करके बताया, आंसर निकाल के, अरे जरूरत ही नहीं है भाई, वो बोला है जज करो, जज कर दो, लेस देन होगा। और आपको पता है कि अगर सीरीज में कुछ भी कनेक्टेड होता ना तो उसमें जो सबसे बड़ा रेजिस्टेंस होता है, टोटल जो एंटायर रेजिस्टेंस है वो उससे भी बड़ा होता है। ये सीरीज की बात हुई, और ये जो हमने देखा ये किसकी बात है, पैरेलल की बात है। देखते हैं सेकंड क्वेश्चन, देखते हैं। एन इलेक्ट्रिक लैंप ऑफ 100 ओम, अ टोस्टर ऑफ रेजिस्टेंस 50 ओम। तो ये 100 ओम का क्या है, हमारे पास एक लैंप है। मैं लिखता जाता हूं, यहां पर एक काम करते हैं। तो हमें रेजिस्टेंस लैंप का दे रखा है 100 ओम, टोस्टर का रेजिस्टेंस हमें RT दे रखा है कितना, 500 ओम, और हमें एक और चीज दे रखी है यहां पर, वाटर फिल्टर रेजिस्टेंस 500 ओम। तो ये R वाटर फिल्टर लिख देता हूं मैं, कितना है 500 ओम्स। ये तीन चीजें हमें गिवन है क्वेश्चन में। कनेक्टेड इन पैरेलल, तीनों कैसे कनेक्टेड है, ध्यान दो इधर, पैरेलल में कनेक्टेड है टू 220 वोल्ट पावर सप्लाई। तो यहां पर अगर हम देखें तो पावर सप्लाई कितना है, 220 वोल्ट्स। क्लियर हुई, ये पावर सप्लाई। व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ एन इलेक्ट्रिक आयरन कनेक्टेड टू द सेम सोर्स दैट टेक्स एज मच एज करंट एज ऑल 3 अप्लायंसेस एंड व्हाट इज द करंट थ्रू इट। ये क्वेश्चन ना समझना बहुत जरूरी है। समझ में आते ही तो आधा काम हो गया हमारा, समझ में नहीं आया तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़। समझ नहीं आया तो नहीं होगा, मैं पहले ही कह रहा हूं आपको, क्वेश्चन दिमाग लगाओ, ध्यान दो यहां क्या कह रहा है। कह रहा है एक सर्किट है, उसमें 3 मान लो रेजिस्टर्स पैरेलल में लगे हुए हैं, यहां दिमाग में इमेज बनाओ। हाँ जी समझ गए। तो तीनों में एक रेजिस्टर ये वाला है, एक ये वाला है और एक ये वाला है, और पावर सप्लाई वहां पर कितनी है, हमारे घर में कितनी होती है, 220 वोल्ट। 220 वोल्ट है पावर सप्लाई। अच्छा सब ठीक है, समझ गए। कह रहा है अब एक बात मानो, उसी पावर सप्लाई से अगर हम एक
आयरन जो थी ना इस्त्री करने की गर्म प्रेस, वो कनेक्ट कर रहे हैं उसी पावर सप्लाई से, मतलब 220 वोल्ट से हम एक प्रेस कनेक्ट कर रहे हैं। तो ये कह रहा है वो प्रेस अकेली उतनी करंट लेती है जितनी ये तीनों चीजें मिलकर के करंट लेती हैं। मतलब इनका सर्किट जो हम ड्रॉ करें, अगर हम करना चाहें, मान लो मैं छोटा सा यहां बनाता हूं कि मान लो ये एक चीज ऐसे जुड़ी हुई है, एक चीज ऐसे जुड़ी हुई है, एक चीज ऐसे जुड़ी हुई है, और यहाँ पर हमें पावर सप्लाई कितना दे रखा है 220 वोल्ट। मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि है ना, ये पावर सप्लाई को हम लोग इस तरह से बनाते हैं जो हमारे घर में आती है ना 220 वोल्ट, ऐसे एस का निशान बना के सुला हुआ एस, और करंट यहाँ पर कितनी बहेगी आई, और ये तीनों वैल्यूज हमें दे रखी हैं, यहाँ पे तीनों वैल्यूज हमें दे रखी हैं। तो यहाँ जो करंट आई जो भी आएगी हम कैलकुलेट कर सकते हैं, वो करंट अकेली, वो जो प्रेस अगर हम कनेक्ट करेंगे ना 220 वोल्ट से, तो वो अकेली उतनी करंट लेगी। तो ये कह रहा है बताओ फिर वो जो प्रेस है उसके लिए हमसे क्या पूछा है, देखो यहां पर व्हाट इज द रेजिस्टेंस ऑफ द इलेक्ट्रिक आयरन, उस इलेक्ट्रिक आयरन का रेजिस्टेंस कितना होगा। लॉजिक लगाओ, इन तीनों, इस पूरे सर्किट का जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है वही उस प्रेस का रेजिस्टेंस होगा कि नहीं, सोच के देखो, क्योंकि वो उतनी करंट ले रही है जितनी है, पावर सोर्स सप्लाई सेम है। तो हमें यहां पर असल में निकालना क्या है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना है। और फिर पूछा है कि करंट कितनी होगी, तो करंट आई भी हम बता देंगे, कहां दिक्कत वाली बात है। तो देखो सबसे पहले तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की बात हो रही है 1/RP, तो आप चाहो तो ऐसे लिख सकते हो एज वी नो 1/RP इज इक्वल्स टू 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। दिस इंप्लाइज व्हाट, दिस इंप्लाइज दैट, और यू कैन से देयरफॉर, चलो देयरफॉर कर दो पहले, फिर दिस इंप्लाइज कर देना, देयरफॉर वी कैन से that 1/RP is equals to 1/R1 that is 100 plus 1/R2 that is 500 plus 1/R3 that is what, again 500, मैंने कुछ गड़बड़ कर दी है, अच्छा 50 था ये, 500 नहीं है ये वाला, 50 है, इसको सही कर देते हैं, ये 50, ये 50। तो क्या क्या है हमारे पास में 100, 50 एंड 500, एंड हियर इज 500। अब सॉल्व करते हैं इसको, तो क्या देखने को मिलेगा, 1/RP विल बी इक्वल टू व्हाट, 500, यहाँ एलसीएम आ जाएगा, यहाँ 5 आएगा, यहाँ 10 आएगा, यहाँ 1 आएगा, बोलो इसमें कोई प्रॉब्लम, क्या आएगा 16 डिवाइडेड बाय 5। रेसिप्रोकल करोगे, आरपी की वैल्यू आपके पास में कितनी आएगी, यहाँ पर ये गड़बड़ है, मैंने गलत लिख दिया है, यहाँ पर आएगा 16 डिवाइडेड बाय 500, और इसका जब आप रेसिप्रोकल करोगे तो आपको आरपी की वैल्यू कितनी मिलेगी, देखो 500 डिवाइडेड बाय 16 ओम्स। क्लियर हुआ आपको ये वाला। अब देखो ये तो है हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया, तो अब उस आयरन का भी रेजिस्टेंस इतना ही होगा, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस के इक्वल। क्यों, क्योंकि वो उतना ही करंट ले रही है जितना ये तीनों मिलकर के ले रहे हैं, जबकि पावर सप्लाई भी सेम है। तो दिस इज द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन। तो एक आंसर हमारा यहां पर आ गया है, लेकिन है ना आप एग्जाम में ऐसा लिख दिया करो, दिस विल बी द रेजिस्टेंस ऑफ द आयरन। फिर हमसे क्या पूछा है कि इसमें से कितनी करंट फ्लो होगी, तो हमें अब टोटल रेजिस्टेंस, अगर हम इस सर्किट को मान लो आयरन के लिए बनाना चाहें, तो मान लो ये आयरन है और ये पावर सप्लाई है, कितना 220 वोल्ट, तो ये आयरन का रेजिस्टेंस हमारे पास में कितना आ गया 16 डिवाइडेड बाय 500 ओम्स। ये हमारे पास में रेजिस्टेंस आ गया, पावर सप्लाई है, आर हमारे पास में जो टोटल हमने कैलकुलेट किया वो कितना दे रखा है 500 डिवाइडेड बाय 16 ओम्स, और वी हमें कितना दे रखा है 220 वोल्ट। तो ओम्स लॉ हम लगाएंगे तो हमें पता है, बिकॉज ओम्स लॉ इज व्हाट, V इज इक्वल्स टू आई आर, विच इंप्लाइज दैट I इज इक्वल्स टू व्हाट, V डिवाइडेड बाय R। इसमें हम लोग वैल्यूज रखेंगे, हमारा काम हो जाएगा। V की वैल्यू हमारे पास में कितनी है 220 डिवाइडेड बाय R की वैल्यू कितनी है 500 डिवाइडेड बाय 16, वो रेसिप्रोकल होता है जब, तो वो ऊपर चला जाएगा, कितना आ जाएगा 16, यहाँ आ जाएगा, 0 से 0 आप कैंसिल कर सकते हो, यहाँ पर डिवाइड दोगे बेसिक अगर आप यहाँ पर, तो मान लो 2 8 टाइम्स 16 होता है, 225 टाइम्स 50 हो जाएगा। अब आपको मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, और आंसर आपके पास में कुछ ना कुछ आ जाएगा। तो आप देखो क्या बच रहा है हमारे पास में यहाँ पर 22 मल्टीप्लाई बाय 8 डिवाइडेड बाय 25। अब अगर मैं 25 का डिवाइड दूं 22 में, तो कितना आएगा हमारे पास में
8 पॉइंट समथिंग आएगा। ये आएगा हमारे पास में 22 का डिवाइड ये होगा 0.8 टाइम्स तो हो जाएगा 220 बचेगा, तो उसके आगे फिर 0 लग जाएगा और फिर वो 8 टाइम्स चला जाएगा, तो ये 0.88 होगा। 0.88 मल्टीप्लाई बाय 8। तो अब जब आप इसको मल्टीप्लाई करोगे फाइनली तो आपको देखने को मिलेगा करंट आई की वैल्यू है 88 जो 64 होता है 4, 6 चला जाएगा ऊपर, मैं यही मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, सब कुछ यही लिख रहा हूँ। 88 से कितना होता है 64 और 6, 64 और 6 कितना होता है 70, तो यहाँ 70 आ जाएगा और 2 के बाद डिजिट्स के बाद पॉइंट आ जाएगा, तो यहाँ पर आ जाएगा 7.04 एम्पियर्स। ये आपका दूसरा आंसर आ जाएगा। तो इस सर्किट में से करंट कितनी फ्लो कर रही है 7.04 एम्पियर। तो इसका मतलब जो इलेक्ट्रिक आयरन हमने ली है उसमें से भी करंट कितनी फ्लो करेगी 7.04 एम्पियर। बोलो क्लियर हुआ, कंसेप्ट क्लियर हुआ, मजा आया समझ में? बोलो। तो आगे बढ़ सकते हैं अब अपन नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। बहुत आसान क्वेश्चंस हैं, बस लॉजिक एक बार आपको पकड़ में आ जाए। वीडियोस को आप पॉज कर सकते हो, है ना, स्क्रीनशॉट ले सकते हो, फिर आराम से बैठ करके लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बढ़े आगे, वीडियो पूरा आपके हाथ में, स्पीड स्लो कर लो, फास्ट कर लो, है ना, रोक लो, बाद में देख लो, बट हाँ सीखो, कुछ भी करो सीखो। What are the advantages of connecting electrical devices in parallel with the battery instead of connecting them in series? ये तो समझ लिया था अपन ने कि हम पैरेलल में अगर कनेक्ट कर रहे हैं डिवाइसेस को तो उसका एडवांटेज क्या है। तो देखो पहला एडवांटेज क्या है, नो डिवीजन ऑफ वोल्टेज डिवाइड नहीं होता अलग अलग उनमें जो डिवाइसेस हैं, वोल्टेज सब में सेम रहता है। हमारे घर में पैरेलल है सब कुछ, तो ये बोर्ड भी 220 वोल्ट पर काम करता है, ये ट्यूबलाइट भी 220 वोल्ट पर काम करती है, ये कंप्यूटर में भी जो मेन एसएमपीएस जो पावर सप्लाई है वो 220 वोल्ट पर काम करता है, ये जो एसी चल रहा है यहाँ पे वो भी 220 वोल्ट पर काम करता है, हमारा टीवी, हमारा कूलर, हमारा पंखा, हमारा ये, हमारा वो सब 220 वोल्ट पर काम करता है। क्लियर हुआ? The potential difference across each appliance is equal to the supplied voltage। सबके लिए potential difference equal है। फिर क्या कह रहे हैं हम लोग, the total effective resistance of the circuit reduces। जो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस है वो कम हो जाता है। हमने देखा अभी भी कि जो पैरेलल में टोटल रेजिस्टेंस है वो सब इंडिविजुअल जो रेजिस्टेंस जुड़े हुए हैं उनमें से सबसे कम वाले रेजिस्टेंस से भी कम है। ये समझा अपन ने, है ना? ये फायदे वाली बात है ना, रेजिस्टेंस पूरे सिस्टम का कम है, बढ़िया बात है। तो फिर क्या कह रहे हैं हम लोग, अदर कंपोनेंट्स विल फंक्शन। मतलब इसका मतलब क्या है कि अगर मान लो आपके सर्किट में एक चीज खराब हो गई तो सब कुछ बंद नहीं होगा। सीरीज में क्या होता है, अगर एक चीज खराब हुई ना बीच में तो सब बंद, लेकिन यहां पर अगर एक चीज खराब हो गई तो केवल वही पाथ उसका ब्रेक होगा, पूरा घर का सब कुछ बंद नहीं होगा। पता चले ऊपर बल्ब खराब हो गया सब कुछ पूरे घर में बंद हो गया, ऐसे थोड़ी होता है। तो हमारे घर में कैसा कनेक्शन है हमारे पास में, पैरेलल। ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे एग्जाम में और ये बेसिक अंडरस्टैंडिंग भी है, तो आपको ध्यान होना चाहिए। बढ़ सकते हैं आगे। हाउ कैन 3 रेजिस्टर्स ऑफ रेजिस्टेंसेस 2 ohm, 3 ohm, 6 ohm बी कनेक्टेड टू गिव अ टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 4 ohm एंड 1 ohm? ये बहुत इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बोला था ना कि 2 तरह के कनेक्शंस नहीं है, 3 तरह के कनेक्शंस है, सीरीज, पैरेलल और कॉम्प्लेक्स, दोनों को मिक्स। तो यहां पर वही होगा, देखो समझना। हमें क्या बोला है कि ये 3 रेजिस्टेंस आपको दे रहे हैं, तो R1 अपने को यहां पर पहले गिवन है 2 ohm, R2 अपने को गिवन है 3 ohm एंड R3 हमें गिवन है 6 ohms। क्लियर हुई बात आपको वाली? अब हमें कहा है पहले तो आप हमें इससे टोटल 4 ohm ला करके दिखाओ, इनको ऐसे जोड़ो कि 4 ohm आ जाए टोटल रेजिस्टेंस, और बाद में बोला इनको ऐसे जोड़ करके दिखाओ कि टोटल रेजिस्टेंस 1 ohm आ जाए। तो भाई अगर हम टोटल सीधा सीरीज में जोड़ दें तो टोटल रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, 2 + 3 5 + 6 11। नहीं चाहिए हमें, तो 1 और 4 चाहिए। कैसे लाएं? अच्छा एक अपन हमेशा कर सकते हैं, हम पूरे को एक बार है ना पैरेलल में जोड़ करके देख सकते हैं। मान लो इस तरह से हमने इन रेजिस्टर्स को तीनों को जोड़ दिया। क्या है ये रेजिस्टर्स की वैल्यू क्या क्या है, देखो यहाँ पर 2 3 6 2 3 6 ये वैल्यूज है। तो करो, देखो यहाँ पे टोटल रेजिस्टेंस कितना होगा, 1/2 + 1/3 + 1/6 implies what, 1/r is equals to divided by 6, 2 3 times, 3 2 times, 6 1 times। क्या आएगा यहाँ पर, 1/r will be equal to 3 + 2 + 1 कितना हुआ 5, 6 हो गया, 6 डिवाइडेड बाय 6 कितना आया 1। रेसिप्रोकल करोगे तो भी हमारे पास में क्या आएगा, r का वैल्यू 1, क्योंकि 1/1 था, तो 1 ohm हमारे पास में आंसर आ गया। तो अगर हम इन सबको पैरेलल में जोड़ देते तो 1 तो सॉल्व हो गया, ये तो चलो हो गया कि सबको पैरेलल में जोड़ देंगे, प्रॉब्लम सॉल्व।
ऐसे आप लिख देना, नो प्रॉब्लम। लेकिन 4 कैसे लाएं? द क्वेश्चन इज 4 कैसे लाएं? तो इसके लिए देखो हम ना कॉम्प्लेक्स सर्किट बनाएंगे। कैसे? मान लो हम क्या करेंगे कि ना व्हाट विल डू, हम 3 ऐसे जोड़ देते हैं, 6 ऐसे जोड़ देते हैं, विल कीप दिस 3, विल कीप दिस 6, और हम है ना इसको 2 को यूं जोड़ लेते हैं, 3 ohms, 6 ohms, 2 ohms। कॉम्प्लेक्स मतलब इसमें एक में ही सीरीज भी है और एक में ही पैरेलल भी है। अब हम पहले क्या करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे। तो मान लेते हैं इन दोनों के जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है उसको हम R डैश बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं? R डैश। तो हमें क्या देखने को मिलेगा, 1/R डैश विल बी इक्वल टू व्हाट, 6, 3 2 टाइम्स 6, 6 1 टाइम्स 1, और ये वहाँ 1 का 1, क्या हुआ 3 डिवाइडेड बाय 6, 1/2। क्या आया हमारे पास में? 1/2। रेसिप्रोकल करेंगे, हमें क्या देखने को मिलेगा, R डैश क्या हो जाएगा, 2 ohms। सही बात है। तो अब हम इस सर्किट को वापस से ड्रॉ कर सकते हैं। अब हम इस सर्किट को ऐसे बनाएंगे, देखो देखो वही सर्किट है, सेम सर्किट मैं वापस बना रहा हूं। एक रेजिस्टेंस ऐसे बनाएंगे, एक रेजिस्टेंस ऐसे बनाएंगे। ये कितना है, 2 ओम अभी जो हमने कैलकुलेट किया, और ये वाला ऑलरेडी कितना है, 2 ओम्स है। और अब ये दोनों कैसे हैं, अब ये दोनों सीरीज में है। अब ये वाला सर्किट और ये वाला सर्किट सेम है, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये बात समझने वाली है। दिखने में वाली दोनों अलग हैं लेकिन वैल्यूज जो हैं वो सेम है। तो इसको बस आप क्या करोगे, सॉल्व अप करोगे जब, तो नाउ वी कैन से द टोटल रेजिस्टेंस इज व्हाट, 2 ओम प्लस 2 ओम, दैट इज 4 ओम्स। तो ये हमारा आंसर हो गया कि इस तरह से हमें जोड़ना होगा सर्किट को। बोलो आया क्या समझ में? कमेंट बनता है, लाइक बनता है, ठीक है, थैंक यू भी बनता है, ठीक है। और अगर बुरा ना मानो तो इडली सांबर ना, इडली ना, डोसा सांबर बनता है, मेरा फेवरेट डिश है, ठीक है। तो कभी मिलेंगे ना तो फिर वही खाएंगे साथ में बैठ के। बढ़े आगे बढ़े, ये क्लियर हो गया, सिंपल है। ये कॉम्प्लेक्स में देखो और भी चेंज हो सकता था 2 यहाँ हो सकता था 6 यहाँ हो सकता था 3 और 2 हो सकता था 6 और 2 हो सकता था यहाँ हो, मतलब देयर कैन बी वेरिएशंस, तो दैट्स नॉट अ प्रॉब्लम। और भी करेंगे हम एक्सरसाइज के ऐसे क्वेश्चंस ना, तो आपको क्लियर हो जाएगा। ये लास्ट क्वेश्चन ले रहे हैं अपन आज, लास्ट। What is the highest be the lowest total resistance that can be secured by combinations of 4 coils of resistances 4 ohm, 8 ohm, 12 ohm, 24 ohm। ये 4 हमारे पास में रेजिस्टेंसेस दे रखे हैं। तो पहला क्वेश्चन है कि इससे आप है ना हाईएस्ट कितना रेजिस्टेंस प्रोड्यूस कर सकते हो इन चारों से। तो हाईएस्ट के लिए हम क्या करेंगे, सीरीज में जोड़ देंगे इनको, ये ध्यान रखो आप। तो सीरीज में क्या होगा, आर एस क्या हो जाएगा हमारे पास में, सबको ऐड कर दो, क्या क्या है, 4 ओम प्लस 8 ओम्स प्लस व्हाट 12 ओम्स प्लस व्हाट 24 ओम्स। तो देखो क्या आएगा हमारे पास में आंसर, आर एस इज इक्वल्स टू 4 और 8 12, और 12 कितना होता है, 12 और 24, 24 और 24 कितना होता है, 48 ओम्स। एक आंसर ये आ गया। लोएस्ट, ठीक है, लोएस्ट कितना जनरेट कर सकते हैं हम इससे, कैसे करेंगे लोएस्ट जनरेट करने के लिए। ये हाईएस्ट तो आप नोटिस करोगे ना कि इंडिविजुअल सबसे बड़ा क्या थी इन सब में, वैल्यू सबसे बड़ी कौन सी थी, 24। तो 24 से भी बड़ा है सीरीज का कॉम्बिनेशन का जो हमारा रेजिस्टेंस होता है पूरे सर्किट का। यहां आप देखोगे लोएस्ट कैसे करेंगे हम लोग, तो पैरेलल में जब हम जोड़ते हैं ना तो सबसे हमारे पास में कम रेजिस्टेंस आता है। समझ रहे हो इस बात को? तो यहां हम लोग क्या करेंगे, व्हाट वी विल डू, 1/RP विल बी इक्वल टू 1/4 प्लस 1/8 प्लस 1/12 प्लस 1/24। देखो चलो डिवाइड दो, मतलब एलसीएम लेकर के करो सॉल्व। तो एलसीएम कितना आ जाएगा, 24 आ जाएगा हमारे पास। 4 6 24 होता है, 8 3 24 होता है, 12 2 24 होता है, 24 1 टाइम्स 24 होता है। कितना आया ऊपर, 6 और 3 9 और 1 10 और 2 12, कितना आया 12 डिवाइडेड बाय 24। 12 1 टाइम्स 12, 12 2 टाइम्स 24, क्या आया 1/2। लिखते हैं, यहाँ लिखते हैं, तो हम लिखेंगे RP 1/RP इज इक्वल्स टू व्हाट 1/2। RP है हमारे पास में यहाँ पर जो टोटल रेजिस्टेंस है वो रेसिप्रोकल करने पर कितना आया 2 ओम्स आंसर।
मतलब अब आप नोटिस करो, इस सर्किट में इंडिविजुअल रेजिस्टर्स से 4 ओम, 8 ओम, 12 ओम, 24, इस सबसे छोटा रेजिस्टेंस कौन सा है? 2 ओम। वो कब मिला हमें? पूरे सर्किट को जब हमने पैरेलल में जोड़ दिया तो पूरे सर्किट का टोटल रेजिस्टेंस हमें इतना कम मिल रहा है। पैरेलल में जो रेजिस्टेंस की वैल्यू होती है वो सबसे छोटी होती है, मतलब इंडिविजुअल्स में से भी सबसे छोटे से भी छोटी, जबकि सीरीज में सबसे बड़े से भी बड़ी होती है। ये हमें समझनी थी, गहरी बात है। आई होप आपको समझ में आया होगा। आज का लेक्चर थोड़ा सा लंबा रहा है, आज का लेक्चर, आई एग्री विद दिस, लेकिन आपका साथ है, हमारा साथ है, ऐसे ही मिलकर के हम लोग बहुत अच्छे मार्क्स लाने वाले हैं, और मार्क्स के साथ साथ बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग भी लाने वाले हैं दुनिया को देखने की, साइंस को देखने की। तो मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट वीडियो में। एक छोटा सा टॉपिक और करेंगे चैप्टर से रिलेटेड, फिर क्वेश्चन आंसर्स बचेंगे और जल्दी से चैप्टर को रैप अप करेंगे। तो बाय बाय, थैंक यू सो मच।